नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। इन दिनों भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की जो कसीदे पढ़े जाते थे, अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध कैसे रहेंगे? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? क्या दुनिया एक तरीके से बदल रही है? किन डायमेंशन में बदल रही है? इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार संतोष शुक्ला सर हैं। सर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दुनिया में ये चल क्या रहा है। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद योगेश। सर, दुनिया बदल रही है और दुनिया में पावर सेंटर भी बदल रहे हैं। भारत और अमेरिका को लेके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ट्रंप की गतिविधि रही, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा क्या बदलाव दुनिया में आ रहा है? योगेश जी, देखिए, बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो प्रकृति में भी होता है, समाजशास्त्र में भी होता है, भौगोलिकी में भी होता है, पारिस्थितिकी में भी होता है। लेकिन ये जो बदलाव अभी वर्तमान में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरीके से आकृष्ट कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बड़े विचलित और अस्थिर मनोदशा के व्यक्ति हैं। उनके बयानात को आप ध्यान से देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पूरी दुनिया आश्चर्य में है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अपने बयानों की वजह से इतना चर्चा में रहा है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि मोदी से इनके संपर्क बहुत अच्छे हुआ करते थे, फिर बीच में वो भारत पाकिस्तान के बहुत गहरे तनाव के बाद उन संबंधों में एक टर्न आया और एक अजीब से बयान ट्रंप के जो है दुनिया में चर्चा के विषय बने और उन्होंने भारत पर बहुत आघात करने वाले आरोप लगाए। और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि जब पिछले महीने अलास्का में शंघाई शिखर सम्मेलन से पहले जब ट्रंप और पुतिन ने दोनों ने मुलाकात की, हालांकि उनका लक्ष्य बहुत कुछ अपने व्यापारिक संबंधों को भी ठीक करना था, साथ ही साथ यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाना था, लेकिन वो भी उनकी मुलाकात इसलिए असफल रही क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर उनमें एक मत नहीं था। इसमें भारत भी एक बिंदु हो सकता है। और आप देखिए, पुतिन भारत के साथ खड़े हुए शंघाई शिखर सम्मेलन में जब पुतिन, ट्रंप और शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति जब तीनों एक साथ घूमे तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। तो आप जो कह रहे हैं कि शक्ति का केंद्र क्या शिफ्ट हो रहा, बदल रहा है, तो ये पूरी दुनिया के सारे अर्थशास्त्री जानते हैं और रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं, पूरी दुनिया के बड़े कूटनीतिक राजनीतिक महारथी जानते हैं कि रूस, चीन और भारत अगर एक साथ मिल जाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया की 30 से 40% आबादी, जीडीपी, क्रय शक्ति और उपकरणों की शक्ति, जो सशस्त्र शक्ति है, डिफेंस सेक्टर को ले लें, हाँ, उस सारी चीज़ों के तीनों देश कैटर करते हैं। सर, और एक बार इनका एक साथ मिलना बहुत अमेरिका समेत तमाम जो बहुत शक्तिशाली देश है, जो शक्ति का सपना बुन रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा आघात है। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, ट्रंप किस डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं? ट्रंप कहते हैं कि मोदी साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। ट्रंप का ट्वीट आता है, मोदी जी तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं, सकारात्मक होती हैं बातें। उधर नवारो कहते हैं कि भारत को लेकर एक कटु टिप्पणी कर देते हैं। उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो एक तरीके से कटु टिप्पणी करते थे। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका एक तरफ तो दोस्ती का प्रस्ताव देता है, एक तरफ डराता है, एक तरफ सहलाता है? ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा तरीके, मतलब बहुत भारत को बहुत सरलता से इसको लेने की स्थिति नहीं है। ट्रंप का बयान, ट्रंप मैंने पहले ही बताया और दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं बहुत अस्थिर मनोदशा के व्यक्ति हैं जी। और उनका जो कल का बयान था, आप देखें, उसमें बयान में खींच भी थी कि लगता है भारत हमारे हाथ से निकल गया या भारत और रूस चीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। फिर वो कहते हैं कि मोदी महान नेता हैं, महान प्रधानमंत्री हैं और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन उसमें भी उनके वाक्य के अंत में एक टीस आती है, लेकिन व्यापार हमारा भारत के साथ बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार की बातें आपने ये भी देखा कि जो व्हाइट हाउस के जो वित्त सलाहकार हैं पीटर नवारी, उनका बयान बड़ा हास्यास्पद है और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं रूस के साथ मिलकर बेतहाशा पैसा कमा रही हैं जी। और उन्होंने तमाम और अनाप शनाप बातें करी। लेकिन आप ये देखें ना कि ट्रंप अपने इस नीति की वजह से अपने ही देश में फंसते नजर आ रहे हैं जी। न्यूयॉर्क में विरोध भी हो रहा है। हाँ, अभी देखिए, अभी 14, मुझे जहां तक याद है 14 अक्टूबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है, पक्ष रखना पड़ा और उनके पक्ष की तरफ से देखिए कैसी कैसी बातें कही गई हैं। जब कोर्ट की तरफ से बात आई कि आपका जो ये टैरिफ लगाने का प्लान जो है अव्यवहारिक है और ये विभेदकारी है, तो इनकी यहाँ से, इनके तरफ से 251 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई गई। अब बनाया इनके सॉलिसिटर जनरल जो हैं जॉन डिसायर, उन्होंने बनाकर ये बताया कि ये
अमेरिका की शक्ति के लिए, अमेरिका के सामाजिक संतुलन के लिए और अमेरिका के भविष्य के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी कदम है। तो इस प्रकार से इनके न्यायपालिका और इनके सरकार के बीच खुद गहरा टकराव है भारतवर्ष को लेकर। तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? अपने देश में ही ट्रंप बड़ी तेजी से लोकप्रियता खो रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अमेरिका जब बात करते हैं वो भी कहते हैं नेशन फर्स्ट, मोदी जी जब बात करते हैं वो भी कहते हैं नेशन फर्स्ट। तो क्या नेशन फर्स्ट की थ्योरी ही आपस में अब व्यापारिक तौर पे टकराने लगी हैं? योगेश जी, ऐसा है कि नेशन फर्स्ट की थ्योरी दुनिया के तमाम राष्ट्रवादी सोच के देशों में होती है, और नेशन फर्स्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने देश के लिए आप ये कहते हैं कि नेशन फर्स्ट मेरे लिए, तो कोई टकराव नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी फिलॉसफी अलग हो, मेरी अलग हो, या मेरे देश की संस्कृति और अपेक्षाएं अलग हो, आपकी अलग हो। तो इस प्रकार देखिए, आज पूरे विश्व में जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो एक बार पुनः बड़ी तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों में सत्ता में पहुंचती जा रही हैं जी। उस परिप्रेक्ष्य में माना गया था कि संघ की पृष्ठभूमि से निकले मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक वैचारिक साम्यता भी होगी, वैचारिक एक सख्त संतुलन भी दोनों के बीच रहेगा। लेकिन जो अस्थिर मनोदशा और उल जलूल बयान आए हैं ट्रंप के, उन्होंने ट्रंप की गरिमा और ट्रंप के व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के पटल पर कमजोर ही किया है, वो कहीं से इजाफा नहीं हुआ उसमें। दूसरा एक सर और समझना चाहेंगे, एससीओ की बैठक में मोदी जी जाते हैं, इसके बाद ब्रिक्स की बैठक होनी है और यूएनजीए की बैठक होनी है। इसमें विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर जी वो प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? अगर यूएनजीए की बैठक में अगर रिश्ते बर्फ पिघलती तो मोदी जाते तो चीज़ें और थोड़ी सी सहूलियत भरी हो जाती, इसको आप कैसे देखते हैं? ब्रिक्स की बैठक होनी है और यूएनजीए की बैठक होनी है। देखिए, जो दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बैठकें होती हैं, प्रयास सबका यह रहता है कि बैठक के कुछ एजेंडा होते हैं, उस एजेंडे के इर्द गिर्द वो बातें होती हैं। लेकिन जो दुनिया में इस समय जो हलचल है, वो हलचल ये है कि कौन सा देश किस देश के साथ किस हद तक खड़ा है, आर्थिक तौर पर, उपकरणों के आदान प्रदान पर, निवेश के स्तर पर और वैचारिकी के स्तर पर। ये 4-5 पैमाने हैं। शंघाई शिखर सम्मेलन में आपने देखा कि एक प्रकार की साम्यता प्रथम दृष्टि में नजर आई इन 3 देशों के बीच, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आगे जो शिखर सम्मेलन आप बता रहे हैं, इसमें भी जब सारे देश के जो शीर्ष चेहरे हैं जब जाएंगे, तो निस्संदेह उस समय उनके सभी देशों के बीच व्यापारिक आदान प्रदान और विदेश नीति के समन्वय से ज़्यादा बात इस बात की होगी कि कौन किसके खेमे में और दुनिया करवट कैसे ले रही है, कौन किसके साथ खड़ा है। ऐसे में दोनों बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ब्रिक्स की बैठक बहुत महत्वपूर्ण। ठीक। अच्छा सर, एससीओ की जो बैठक हुई उसमें चाइना ने शक्ति प्रदर्शन किया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चाइना ने ये दिखाया कि अब वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में खड़ा हो गया है। एससीओ की बैठक से अमेरिका का डाउनफॉल हुआ और चाइना एकदम उभर गया, ऐसा मानते हैं आप? योगेश जी, चीन की शक्ति किसी एक बिंदु के हिलने या डुलने से अमेरिका से आगे या पीछे निकल जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं। चीन बहुत शक्तिशाली है। विश्व का 40% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके हाथ में है। ऐसे में देखिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका की ठीक इकोनॉमी आज चीन से आज भी बड़ी है। बावजूद इसके चीन का जो विज्ञान है, चीन का जो चिकित्सा शास्त्र है, चीन का जो अर्थचक्र है, चीन की जो सामाजिकी है और चीन के जो शहर हैं, वो अमेरिका से कहीं से 19 अब नहीं रहे। और चीन के साथ सबसे बड़ी बात है कि चीन ने जो रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता हासिल की है और दुनिया के देशों में वो अपने उपकरण बेच रहा है। इसके अलावा सीमाओं पर उसके जो बहुत सारे विवाद हैं उनको सुलझाने की तरफ चीन की तरफ से एक संकेत आया है। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हुई और रूस और भारत जैसे शक्तिशाली देश कहीं चीन के साथ किसी अंश तक खड़े होते नजर आते हैं, तो अमेरिका की जो शक्ति है वो तो अपने आप घूमकर इन देशों के हाथ में आ जाएगी और अमेरिका पहले जितना मजबूत नहीं रह जाएगा। सर, एक सवाल और बनता है इसी पे कि एससीओ की बैठक में एक इक्वेशन बनती है रूस, चाइना और इंडिया। अब ये इक्वेशन कितनी फलीभूत होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि भारत जब चाइना के नज़दीक जाएगा तो पाकिस्तान के भी तो नज़दीक जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। कई बार भारत और पाकिस्तान कई देशों के साथ लगातार संपर्क में रहे। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध देखने में ही आपको भले लगे कभी खराब नहीं रहे हैं, और भारत के भी संबंध पिछले 10 साल में अच्छे ही कहे जाएंगे। तो ये जो होता है, दरअसल ये कोई सामान्य झगड़े की तरह इसको आप नहीं देखें। इसमें सभी देशों को अपनी अपेक्षाएं, अपना आयात निर्यात, अपनी व्यापारिक नीति, अपनी विदेश नीति और अपनी कूटनीतिक जो चाल होती है, उन पैमानों पर वो निर्णय लेते हैं। रूस के साथ इन दिनों पिछले अभी युद्ध जब भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, तो उस समय आपने देखा होगा कि रूस के साथ
पाकिस्तान की भी दोस्ती कराने के लिए चीन प्रयासरत था और काफ़ी अंशों में उनमें एक बातचीत भी हुई, लेकिन भारत ने को ना तो रूस ने छोड़ा ना चीन ने छोड़ा, तो ऐसे नहीं कह सकते। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि चीन के साथ भारत अकस्मात ही चला जाएगा तो ऐसे भी हालात नहीं है। जो गलवान घाटी और जो डोकलाम के वो जो कड़वे अनुभव भारत के पास हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ युद्ध में खुलकर खड़े होने और बयान देने की का जो दर्द है भारत को, इसके अलावा बड़ा अनिश्चित व्यवहार रहा है चीन का, तो मुझे लगता है कि भारत बढ़ेगा तो चीन की तरफ, लेकिन फूंक फूंक कर कदम उठाएगा बहुत सतर्कता के साथ, क्योंकि बहुत लंबी सीमा रेखा भारत साझा करता है चीन के साथ, और चीन की नज़रें भारत के कई भूभागों पर आज भी हैं, भले ही वो आज आपको कोल्ड मोड में नज़र आ रही हो। ऐसे में भारत अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए दुनिया के अलग अलग देशों से संबंधों को बेहतर करते हुए चीन के साथ खड़ा भी होगा, तो आत्मनिर्भर होकर खड़ा होने का प्रयास करेगा। दूसरा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एससीओ की बैठक में मोदी जी जाके चाइना के मंच पे जो अमेरिका को संदेश देना चाहते थे वही संदेश उन्होंने दे दिया, और इसके बाद अब भारत जो अपने तरीके से आगे बढ़ेगा और वेट एंड वॉच करेगा। बिल्कुल, देने में मोदी सफल हुए। मोदी बहुत मजबूत राष्ट्र प्रमुख होकर निकले हैं। इस बैठक के बाद भी आपने देखा होगा उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी शारीरिक भाषा हमेशा मजबूत रही है। तीनों नेताओं के साथ मिलना और शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखकर भी नज़रअंदाज करना, बैठक में उनसे किसी प्रकार के संवाद के लिए कोई भी उतावलापन या कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना, ये सारी चीज़ें संकेत देते हैं। दूसरी बात यह है कि चीन के साथ खूब खुलकर रहे, रूस के साथ रहे, और इन दोनों देशों से आज भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका असहज है। तो कहा जा सकता है कि अमेरिका को एक प्रकार का संदेश देने में मोदी सफल रहे हैं, क्योंकि बीच में संसद में भी इस बात को उन्होंने अपने तरीके से कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वो आपस में ही इन दोनों देशों के संवाद पर निर्भर था, उसमें तीसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो ट्रंप को इससे ज़्यादा और क्या उत्तर देना चाहिए। हाँ, तो फिलहाल के लिए अब इतना ही। अगले वाले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद, आभार। अगले किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।